Hello everyone, today we are going to study about sexual reproduction in human which is a topic of class 10th. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फर्टिलाइजेशन, zygote डेवलपमेंट, menstruation cycle, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे सो दैट यू विल गेट एन आइडिया दैट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स. देन प्रीवियस इसके क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे एंड वन क्वेश्चन विल बी देयर फॉर यू एज अ क्विज जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में. सो वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी और मैं हूँ शीलू पचौरी. When two individuals are involved for the production of new organism, then it is called sexual reproduction. इसमें एक मेल पेरेंट इन्वॉल्व होगा और एक फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे. मेल पेरेंट प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स या फिर मेल सेक्स सेल्स जिसको हम कहते हैं स्पर्म्स, और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे फीमेल सेक्स सेल्स या फिर फीमेल गैमेट्स विच इज एग और अवम इन द केस ऑफ फीमेल्स. इनका प्लूरल होता है ओवा. Now these sperms are 0.05 mm long in length और इसके 3 main parts होते हैं. The first is head, second is midpiece and the third is tail region. Head में present होता है acrosome and it helps the sperm to penetrate the egg coat. Second is nucleus जिसके अंदर present होगा chromosome. Chromosomes में present होंगे genes जो genetic information carry करेंगे. Then comes the centrioles which will connect the head region with the tail region and after that mitochondria is present. Mitochondria का काम है एनर्जी का प्रोडक्शन करना. अब जब स्पर्म्स मेल की बॉडी से बाहर निकलेंगे और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वो मूव करते हुए एग तक पहुंचेंगे तो इनको जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी दैट कम्स फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया. आफ्टर दैट द लास्ट पार्ट इज द टेल रीजन जिसका काम है स्पर्म्स को मोटिलिटी प्रोवाइड करना. इट हेल्प्स टू प्रोवाइड मोटिलिटी टू द स्पर्म ताकि स्पर्म्स फीमेल यूट्रस में स्विम करके इजीली एग तक पहुंच सकें. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम्स में आया है कि स्पर्म्स में टेल की ज़रूरत क्यों पड़ती है. फीमेल प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट्स विच इज अवम. अवम इज बिगर देन स्पर्म दैट इज अराउंड 0.15 mm इन डायमीटर. इट इज़ राउंड इन शेप और ये भी एक सिंगल सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करेंगे. साइटोप्लाज्म होगा, सेल मेम्ब्रेन होंगे एंड जेली की कोट होगी. तो इसी सेल मेम्ब्रेन को एक्रोसोम्स पेनिट्रेट करते हैं मेल न्यूक्लियस फीमेल के एग के अंदर ट्रांसफर कर सकें. ये मेल और फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन इंडिविजुअल में एक पर्टिकुलर एज में शुरू होता है और इस एज को हम कहते हैं एडोलेसेंस या फिर प्यूबर्टी. Boys attains puberty at the age of around 13 to 14 years और गर्ल्स अटेन करती हैं puberty at around 10 to 12 years. Boys gonads को हम कहते हैं testes और female gonads होती हैं ovaries. These testes produce sex cells which is sperm and they also produce sex hormones. Similarly females में भी sex cells का production होगा and sex hormones का production होता है. Males में these sex hormones are actually testosterone and females में sex hormones are estrogens and progesterones. So these sex hormones are responsible for the development of secondary sexual characters in male as well as in females. So we can define puberty as an age at which the sex hormones or the gametes begin to produce and the boy and girl become sexually mature. That means now they are able to reproduce. That is called puberty. Now let us discuss about the characters or secondary sexual characters which can be seen in male. Like males में facial hair such as mustaches and beard का development शुरू हो जाएगा. स्किन ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, पिंपल्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, वॉइस डीप एंड भारी हो जाएगी, क्रैक होना शुरू हो जाती है. Hairs grow under armpit and chest. Penis and testes become large. टेस्टिस में स्पर्म्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है. चेस्ट और शोल्डर ब्रॉडन हो जाते हैं. सिमिलरली फीमेल्स के केस में हेयर ग्रोज अंडर आर्मपीट, स्किन बिकम्स ऑयली एंड माइट डेवलप पिंपल्स. ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा. हेयर ग्रोज इन प्यूबिक रीजन. देन ओवरीज स्टार्ट्स टू रिलीज एग्स. इनके हिप्स और थाइज ब्रॉडन हो जाते हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट इन दीज रीजन्स. मेंस्ट्रुएशन की साइकिल स्टार्ट हो जाएगी. सो द ऑर्गन्स दैट आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन मेल्स एंड ह्यूमन फीमेल्स दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिस एज में फंक्शनल होती है उस एज को हम कहते हैं प्यूबर्टी, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस स्लाइड्स. So now let us discuss about the male reproductive system first.
नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं एंड दीज ऑर्गन्स आर टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और पेनिस। तो अब हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो द फर्स्ट वन इज टेस्टिस। टेस्टिस आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल्स। अगर आप इस इमेज में देखें तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ओवल शेप के दो स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। These are testes and they are present outside the abdominal cavity. The main function of testes is to make male sex cells जिनको हम gametes भी कहते हैं, which is sperms in the case of humans. And second important function is to produce the sex hormones जिसको हम कहते हैं testosterone. यही टेस्टोस्टेरोन्स मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। सो द स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी और ये स्पर्म्स का प्रोडक्शन पूरी लाइफ चलता रहता है। Now the second is scrotum. Scrotum is muscular pouch like structure जिनके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होंगे। अगर आप इस इमेज में देखें तो यहाँ पर टेस्टिस एक्चुअली स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द एब्डोमिनल कैविटी। अगर आपको पता हो तो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और इतने हाई टेम्परेचर पर स्पर्म्स का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। स्क्रोटम मेंटेन्स द टेम्परेचर विच इज 3 डिग्री सेल्सियस lower than the normal body temperature. That means यहाँ का temperature 34 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है which is suitable for the production of sperms. So scrotum provides optimal condition for the production of sperms. Now the third organ is epididymis. Epididymis tube-like coiled structure होगा which is present just above the testicles as you can see in this image. This is epididymis और जितना भी स्पर्म्स टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है वो स्पर्म्स आकर एपिडिडिमिस में स्टोर हो जाते हैं टेम्परेरीली। The fourth organ is vas deferens as you can see in this image जहाँ पर ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है vas deferens और इसका काम है एपिडिडिमिस में स्टोर्ड स्पर्म्स को यहाँ से लेकर यूरेटर्स तक ट्रांसपोर्ट करना और इसी प्रोसेस के दौरान there are two glands named prostrate gland एंड सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स, ये दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी कुछ लिक्विड सिक्रीट करते हैं तो जो इनका फ्लूइड सिक्रीट होगा वो भी आकर यूरेटर्स में मिक्स हो जाता है। सो वी कैन से दैट द फ्लूइड सिक्रीशन विल मिक्स विद द स्पर्म और इस सिक्रीशन को स्पर्म्स के साथ मिक्स होने के बाद इसको कहा जाता है सेमेन। And the main function of these secretions is to make the transport easier for the sperms. Sperms जब fluid के साथ mix हो जाएंगे तो वो easily transport कर सकेंगे and second thing is to provide nutrition. Sperms को move करने के लिए जो nutrition की ज़रूरत होगी वो भी इन seminal vesicle और prostrate gland के secretions में present fluid से मिलती रहेगी। Now the sixth organ is urethra. As you can see in this image, this is urethra and it is a common passage for urine and semen. इसके दो मेन काम है यूरिन और सेमेन को पेनिस तक पहुंचाना। The next organ is पेनिस। पेनिस एक ओपनिंग है जहाँ से यूरिन और सेमेन दोनों पास आउट होंगे बॉडी से। इनका मेन फंक्शन है यूरिन को पास करना और स्पर्म्स को मेल बॉडी से फीमेल बॉडी तक ट्रांसफर करना। अब ये जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं और पेनिस के थ्रू ये स्पर्म्स मूव करके इन्फॉर्मेशन फीमेल जर्म सेल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं विच इज नीडेड फॉर रिप्रोडक्शन। सो दिस इज हाउ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वर्क्स। Now the second is female reproductive system which is mainly consist of ovaries, oviduct जिसको हम fallopian tube भी कहते हैं, then uterus and the last is vagina. तो चलिए एक एक करके हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। The first one is ovary. एक है तो हम इसको कहेंगे ओवरी, दो हैं तो ओवरीज। सो ओवरी इज अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी है दैट मीन्स इसके अब दो मेन काम होंगे। पहला होगा सेक्स सेल्स या फिर गैमेट्स का फॉर्मेशन करना। ह्यूमन बींग्स में फीमेल में एग एंड अवम प्रोड्यूस होते हैं एंड सेकेंड फंक्शन इज टू प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स विच इज प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स और यही प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ओवरीज आर प्रेजेंट इन पेयर, एक प्रेजेंट होगी लेफ्ट साइड में, एक प्रेजेंट होगी राइट साइड में एंड दीज ओवरीज आर ओवल शेप्ड एंड लोकेटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी अनलाइक मेल्स। मेल्स में एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता था।
गर्ल्स के बॉर्न होने के साथ ही हर एक ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स होते हैं जिनको हम अनराइप एग की तरह समझ सकते हैं, और प्यूबर्टी के एज में यही फॉलिकल्स मैच्योर होकर एग्स बन जाते हैं। एंड ओवरी 1 मंथ में 1 एग रिलीज करती है। अगर इस ओवरी ने 1 महीने में 1 एग रिलीज किया तो अनदर मंथ दिस ओवरी विल रिलीज अनदर एग। दिस इज हाउ दे रिलीज 1 egg every month. Now the eggs are carried from the ovaries to the womb through a tube-like structure which is called fallopian tube, या फिर हम इसको ओविडक्ट भी कहते हैं। ये ओवरीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो उनसे कनेक्टेड तो नहीं होते, पर फनल शेप्ड होने की वजह से ओवरीज को ऑलमोस्ट कवर कर लेते हैं, एंड दिस फनल शेप्ड और फिंगर शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिम्ब्रियम। ना ओवरी से एग्स रिलीज होकर ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब में एंटर करेंगी, और जब फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स एंटर करेंगे तो यही वो साइट है जहाँ पर मेल्स और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। दैट मीन्स स्पर्म्स और एग फ्यूज होकर जाइगोट में कन्वर्ट होंगे। These fallopian tubes are connected to a bag-like structure which is called uterus, or we can also call it as womb. अगर एग और स्पर्म्स फर्टिलाइज हो जाते हैं तो जो जाइगोट डेवलप होगा, ये जाइगोट आकर यूट्रस की वॉल में अटैच हो जाते हैं, पर उससे पहले यूट्रस की वॉल थिक हो जाती हैं। जाइगोट कंटिन्यूसली डिवाइड होते हुए डाउनवर्ड यूट्रस की तरफ मूव करेंगे और यूट्रस के लाइनिंग्स पर आकर अटैच हो जाते हैं, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। सो इम्प्लांटेशन वो प्रोसेस है जहाँ पर जाइगोट आकर यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाएंगे और बाकी 9 मंथ्स तक यहीं पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। इसीलिए यूट्रस की वॉल इन डेवलपिंग एम्ब्रियोज को नरिश करने के लिए हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करती है। इसमें वॉल्स थिक हो जाते हैं और ब्लड सप्लाई से रिच हो जाते हैं ताकि वो डेवलपिंग एम्ब्रियोज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके और उनको सफिशिएंट एनवायरनमेंट दे सके। नाउ इन एम्ब्रियोज को भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, and they get all these nutrients from the mother's blood through a special tissue which is called placenta, as you can see in this image. These placenta has certain fingers-like projections which is called villis. इनका काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो मदर की बॉडी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन अब सफिशिएंट अमाउंट में एम्ब्रियोज एब्जॉर्ब कर पाएंगे। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ये एम्ब्रियोज भी कुछ वेस्ट मटेरियल सिक्रीट करते हैं जो प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर्स की बॉडी में वापस ट्रांसफर हो जाता है, एंड मदर के वेस्ट मटेरियल के साथ ही एम्ब्रियोज का वेस्ट मटेरियल भी मदर की बॉडी से रिमूव हो जाता है एट द टाइम ऑफ एक्सक्रीशन। प्लेसेंटा प्लेज 2 मेन रोल्स। द फर्स्ट वन इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन from the mother cell to the developing embryos, and the second is इसी प्लेजेंटा से एम्ब्रियो का वेस्ट सब्सटेंस भी मदर के ब्लड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फंक्शन ऑफ यूट्रस, जहाँ पर 9 मंथ्स तक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा एंड फाइनली इट विल डेवलप इनटू अ बेबी, एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस फॉर अबाउट 9 मंथ विच इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल बिकॉज ये आपको 12th क्लास में पढ़ना है। सो यूट्रस के बाद द नेक्स्ट पार्ट इज सर्विक्स, जिसका एक एंड यूट्रस से और दूसरा एंड वेजाइना से कनेक्टेड होता है, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ वेजाइना. It is a tubular structure which opens outside the body, and it has 2 main functions. The first one is to receive the sperms from the male body, and the second is it is a birth canal for the baby. That means जब baby फुली मैच्योर हो जाएगा तो वो वेजाइना के थ्रू ही मदर की बॉडी से बाहर आता है, एंड द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ यूट्रस. यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा जिसकी वजह से बेबी नीचे की तरफ पुश होता है, एंड दिस इज हाउ द बेबी कम्स आउट फ्रॉम द मदर्स बॉडी. हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 एस्पेक्ट में स्टडी करते हैं. द फर्स्ट इज व्हेन द स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेंगी, और ऐसे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी चेंजेस आते हैं अब तक हमने ये सब डिस्कस कर लिया. नाउ द सेकंड एस्पेक्ट इज व्हेन द फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस. दैट मीन्स अगर स्पर्म नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस स्लाइड. क्योंकि ओवरी हर महीने एक एग रिलीज करती है, इसीलिए यूट्रस की वॉल भी हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करेगी टू रिसीव दैट फर्टिलाइज्ड एग. यूट्रिन्स की वॉल थिक और स्पॉन्जी होकर ब्लड सप्लाई से रिच हो जाएंगे एज इट वुड बी नीडेड टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियोज. पर अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो इट विल वेट हियर फॉर अराउंड 1 डे इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब, एंड इसके बाद ये एग फेलोपियन ट्यूब से रिलीज हो जाएगा.
नाउ बिकॉज अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एम्ब्रियो नहीं बना, तो इस यूट्रस की वॉल की भी अब ज़रूरत नहीं है. नाउ दिस यूट्रिन वॉल विल ब्रेक स्लोली एंड कम्स डाउन थ्रू द वजाइना in the form of blood and mucus. And this process is called menstruation cycle, which takes place every month for around 2 to 8 days in the female body. So this is all about the female reproductive system. And these are the notes of sexual reproduction in human beings. I am quickly changing the slides. आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और else you can make your own notes. Now it's a quiz time. So the question is, what is implantation? Answer me in the comment section. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.